सभी को मेरा नमस्कार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड अविरत एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के साथ कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोल तोल की ओर से आयोजित कॉटन J34 फ्यूचर्स बीएसई पर प्राइस रिस्क मैनेज करने का टूल वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना व्यक्त करते हैं। आज इस वेबिनार में इंडियन कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री महेश सारडा, डीडी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के श्री अरुण सेखसरिया, श्री रणजीत सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर बीएसई लिमिटेड और अविरत एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से अवंतिका तंती मुख्य वक्ता हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। वेबिनार की शुरुआत इंडियन कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री महेश सारडा जी से करेंगे। सारडा जी से अनुरोध है कि कपास फसल की स्थिति, पैदावार, मांग, खपत और संपूर्ण इंडस्ट्री के लिए चालू मार्केटिंग वर्ष जो 30 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है, उनकी नजर में कैसा रहा, खासकर उत्तर भारत के लिए वे क्या देखते हैं। श्री महेश सारडा जी। हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर, आवाज आ रही है। इस वर्ष जो कुल उत्पादन हुआ हमारे देश में करीबन 3.5 करोड़ गांठ का हुआ और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष रहा जिसमें मिलों को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत अच्छी डिमांड हुई और इस वर्ष ज्यादातर कॉटन सीसीआई के हाथ में होने से लोगों को आसानी से अपने तरीके से कपास मिलती रही। जहां तक आने वाला वर्ष की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर भारत की बात करें तो इस बारी बिजाई कुछ करीबन 7-8% कम है, जो करीबन 16 लाख हेक्टेयर होने के करीब है। और बारिशें इस बारी कुछ कम हुई है। राजस्थान में भी कुछ एरिया थोड़ा पानी की डिमांड में है और स्पिनर्स को अच्छा मार्जिन है। स्पिनर्स को अच्छा मार्जिन होने से उनको कमाई अच्छी हुई है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। J34 की आने वाली वर्ष की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी लग रही है और मुझे लगता है ये वर्ष में बहुत ज्यादा नीचे जाने को कपास के भाव नहीं है और कपास की रुई की डिमांड अच्छी रहेगी। जी सर, धन्यवाद महेश जी। हम आपसे आगे भी कुछ सवालों को लेके बने रहेंगे। अब मैं डीडी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के श्री अरुण सेखसरिया जी से आग्रह करूंगा कि वे देश से कॉटन के निर्यात आयात की इस साल की स्थिति और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए मार्केटिंग वर्ष की उम्मीदों पर अपनी बात रखें। श्री अरुण सेखसरिया जी। सर, आप अपना माइक अरुण जी वहां से ऑन करिए प्लीज। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। महेश जी वेलकम। जहां तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सवाल है, इस साल का एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा बन रहा है वो अबाउट 70 लाख गांठ का आंकड़ा है और इंपोर्ट का 10 लाख के ऊपर आने की संभावना बहुत कमती है। कारण कि इंपोर्ट ड्यूटी जब बजट में लॉन्च हुई थी तो उसके बाद में इंपोर्ट बहुत कमती हुआ है। आने वाले वर्ष में 21-22 के वर्ष में एक्सपोर्ट के फिगर्स और एक्सपोर्ट की संभावना बड़ी कठिन है और आज के तारीख में उसका प्रिडिक्शन करना भी बहुत कठिन है। बट आज के परिस्थिति के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि
इंडिया से एक्सपोर्ट सेम 70-75 लाख गांठ जो हमेशा लास्ट ईयर हुआ था वो वैसा होएगा। कारण एक सिंपल है जी, दो कंट्री है जो सबसे ज्यादा कॉटन आपकी लेती है, चाइना और बांग्लादेश। और चाइना के पास नई नई करके भी कम से कम 6 से 7 लाख टन का माल पड़ा है बॉन्डेड वेयर हाउस में, और वहां पे कोटा है नहीं अभी तक। सो कोटा कभी गवर्नमेंट देती है नहीं देती है वो देखने की बात है। और चाइना में सब कमोडिटीज के अंदर गवर्नमेंट का एक ही रुख है कि भाई जितनी भी इन्वेंट्री लेवल है उसको एकदम कमती से कमती करो। बांग्लादेश के अंदर अपनी और ओन प्रॉब्लम्स चालू है, और ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन जाता था जो इस साल अभी जाने की संभावना कमती है। बट फिर भी बांग्लादेश में 20-25 लाख गांठ आपकी हर साल जाएगी और जाती रहेगी, उसमें कोई कठिन बात नहीं है। आने वाले वर्ष में एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है 45 से 50 लाख के ऊपर की संभावना आज की तारीख में नहीं दिख रही है, और इम्पोर्ट का 10 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे हिसाब से। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन है जिसकी भी अभी थोड़ी बहुत डिमांड कमती होते जा रही है, बिकॉज उसके दाम जो है $1 से सीधा $2-2.25 के दाम हो गए हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन भी काफी लास्ट ईयर के मुकाबले में कमती होने की संभावना है। आप कमेंट जी। जी सर, धन्यवाद अरुण जी। बीएसई लिमिटेड के डीजीएम श्री रणजीत सिंह जी से अनुरोध है कि वे बीएसई के कॉटन J34 फ्यूचर्स की अहम विशेषताओं से अवगत कराएं एवं साथ में इससे प्राइस रिस्क मैनेज कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस पर अपनी बात रखें। श्री रणजीत सिंह जी। थैंक यू सर। बीएससी की तरफ से सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसे आपको सबको अवगत है कि हमने कॉटन J34 लॉन्च किया है। सीआई के जो अपना टाइप है और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके सहयोग से सबके जो फीडबैक सजेशन जो आए थे उनके बेस पे हमने कॉटन J34 लॉन्च किया है। थोड़ा मैं स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ कॉटन का, कि इसकी जो एक्सपायरी होती है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ होगी, मतलब उस महीने की जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उसका महीने होगी। और जो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो प्राइस पर बैरल, प्राइस पर बेल्स दिखेगा। और इसकी जो ट्रेडिंग यूनिट है, मतलब जो मिनिमम यूनिट आपको जो ट्रेड करने पड़ेगी वो 25 बेल की होगी। और एक्स हमने हनुमानगढ़ रखा 100 किलोमीटर की रेडियस के बीच में। इसका जो टिक साइज है, मैंने टिक साइज मतलब जो बाव अधगढ़ होगा मिनिमम वो ₹10 पर बेल्स रहेगा। इसकी लिमिट 4+2 है, मतलब डेली की जो वधगढ़ जो हो सकती है मैक्सिमम जो इन डे, पहले 4% दी गई थी कमोडिटीज में, लेकिन अभी जो ब्रॉड नैरो और सेंसिटिव कमोडिटीज को थोड़ा चेंजेस किया है। जो ब्रॉड कमोडिटीज है उनके लिए उन्होंने 6% का डेली प्राइस लिमिट रखी थी। मार्जिन जो भी एप्लीकेबल रहेगा वॉलेटिलिटी की सबसे स्पैन मार्जिन कैलकुलेशन रहेगा। जो अभी करंटली जो अलाउबल ओपन पोजीशन, मतलब आप कितनी पोजीशन में खड़ी कर सकता हूँ। अगर अब मैं इंडिविजुअल क्लाइंट हूँ तो मेरी जो पोजीशन करंटली है 3,60,000 बेल्स की है, और मेंबर कलेक्टिव टुगेदर है वो 3,60,000। लेकिन जो एग्री की बात आ जाती है तभी करंट और नियर मंथ चलता है। मतलब करंट मंथ पे आपकी जो लिमिट है, अगर मान लो कि अभी मैं करंट मंथ मानता हूँ अक्टूबर, तो अक्टूबर में आप करंटली ले सकते हो 90,000 बेल। डिलीवरी यूनिट भी 25 बेल रखी है। डिलीवरी सेंटर्स में मेन जो डिलीवरी सेंटर है वो हनुमानगढ़ है। एडिशनल में हमने बठिंडा, सिरसा और अबौर रखा है। अगर मैं क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की बात कर दूं तो जो बेसिस ग्रेड है जिसमें हम लेंगे 41.4, 41.5, 32.4, 32.5, 42.4 और 51.4 सम डिस्काउंट के साथ लेंगे। अगर स्टेपल लेंथ की बात करें 28 mm का हमने वो रखा है, बेस रखा है। -1 मतलब 27 तक लेंगे विद डिस्काउंट, और ऊपर में हमने +2 रखा, मतलब 30 mm तक ले सकते हैं विद प्रीमियम। माइक्रोन जो हमने रखा है इसका 3.7 से लेके 4.9 है, जिसमें बिलो 3.5 रिजेक्ट हो जाएगा और 5.1 के ऊपर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ट्राश की बात करें, बेस है 4% है, नीचे तक हम 2.5 तक लेंगे, ऊपर 5.5 तक है विद प्रीमियम डिस्काउंट के साथ। मॉइस्चर 9% है, लेकिन 10% तक ले सकते हैं विद डिस्काउंट के साथ।
और जो अभी ट्रेडिंग मंथ करंटली हमने जो प्रपोज किए हैं वो अक्टूबर और दिसंबर है, लेकिन अभी सुझाव आया था कि कमेटी मेंबरों का कि इसको मंथली किया जाए, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर ऑनवर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे मंथली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे। करंट मंथ का क्रॉप हमने रखा है, मतलब अक्टूबर से चालू होगा। और जैसे आप सब इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपके जो रिस्क रहते हैं, जिसका मतलब पैरामीटर आपका जो रहता है वो भाव का वधघट। कभी भाव आप नीचे में भी लेते हैं, ऊंचे के भाव में बेचते हैं, या ऊंचे के भाव में लेके नीचे के भाव में बेचना पड़ता है। तो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं अगर माल लिया हूँ, मुझे चाहिए, मैं अगर मैं टेक्सटाइल कंपनी हूँ, मैंने माल लिया है और मान लो माल लेके मुझे 1 महीने में प्रोसेस लगता है, या 15 दिन 20 दिन, जो भी है, डिपेंड ऑन द आप किस एक्टिविटी में कर रहे हो। तो उसके बीच में अगर भाव गिर गया तो मेरा रिस्क बना रहता है कि मुझे उस भाव पे बेचना पड़ता है या ऊपर के भाव में लेना पड़ता है। तो उस रिस्क को मैं एक्सचेंज के थ्रू मिटिगेट करूंगा। उसका कैसे मैं प्रोसेस करूंगा, डिलीवरी भी, जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये एक्सचेंज पे सब डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब लास्ट के 5 वर्किंग डे, मतलब 30 अगर मैं एक्सपायरी पकड़ूं, अगर मैं 25 से लेके 30, अगर मैं 26 से 26, 27, 28, 29, 30, 26 से लेके 30 तक डिलीवरी का प्रोसेस होता है, मतलब डिलीवरी लेने देने का प्रोसेस होता है। अगर आप बायर हो, अगर सेलर ने माल दे दिया है और अगर आपको डिलीवरी मार्क होगी, ऐसे बायर आपको माल उठाना पड़ता है। अब ऐसे बायर आप डिलीवरी रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी डिलीवरी उठानी पड़ेगी। थैंक यू सर। अगर किसी को कोई सवाल जवाब होगा, वो सवाल जवाब के जो सेशन होगा उसमें लिया जाएगा। थैंक यू जी। रणजीत जी धन्यवाद। और आप अपना मोबाइल नंबर और बीएससी से अगर किसी को संपर्क करना है कॉटन के संबंध में, वे कर सके तो आप अपने नंबर और ईमेल एड्रेस प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। और हम आगे बढ़े उसके पहले श्योर मैं सर, कहना मैं कर चाहूंगा दूंगा। कि किन्हीं के भी जो सवाल हों वे सवाल चैट बॉक्स में पोस्ट करें और सभी पैनलिस्ट उनका जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। साथ ही एक बात और है कि ये वेबिनार कैसी लगी, अभी हम आगे के चरण में जाएंगे, उसके बाद की ही मैं बात कर रहा हूं। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती, आपके सुझाव बहुत कीमती हैं, ताकि हम अपनी काम की क्वालिटी में और सुधार कर सकें। अब मैं अविरत एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी की सीईओ अवंतिका तंती जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने एफपीओ की स्थापना और कॉटन किसानों को किस तरह उनके एफपीओ के माध्यम से लाभ हो रहा है, इस पर अपनी बात रखें। अवंतिका तंती जी। जी नमस्कार सभी को। मैं अवंतिका अविरत एग्रो खंबा से बात कर रही हूँ। अभी जो हमारी अविरत एफपीओ है वो बहुत अच्छे से वो सब ग्रेन का ग्रेडिंग है और इनपुट सेंटर है और सॉइल टेस्टिंग का है, तो वो भी हम रिसेंटली कर रहे हैं। और अविरत गुजरात की सबसे पहली कंपनी है। 2006 से हम फार्मर के साथ जुड़े हैं। 2000 हमारे शेयर होल्डर्स है अभी। तो हम उस लोगों के साथ अभी इनपुट का सब काम कर रहे हैं। उसमें वो जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह है, तो वो कम से कम दाम में वो लोग कैसे उसको मिल सकती है, वो प्रयास कर रहे हैं अभी। पिछले साल हमने वो ग्राउंड नट की खरीदी भी की थी। उसमें एनसीडीएक्स के साथ मिलके, वो गुजप्रो के साथ मिलके जो फार्मर को अच्छे दाम भी मिल सके, ऐसी योजनाएं भी बनाई थी। और इस साल हमने सॉइल टेस्टिंग का सोचा और सॉइल टेस्टिंग की मशीन यहाँ अविरत पे ही लगा के हमने फार्मर के बहुत कम दाम में सॉइल टेस्टिंग करवा के दी। तो उसमें फार्मर को फर्टिलाइजर की भी जो ज्यादा मात्रा यूज कर रहे थे फार्मर, तो उससे उसका ये जो खर्च था वो भी अभी बच रहा है। तो ऐसा कुछ आगे भी कपास के लिए सोच रहे हैं कि वो सब अविरत के थ्रू हम खरीदी करके वो आगे कैसे अच्छे दाम में बेच सके, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स थे 2000, तो उसको भी उससे फायदा हो सकता है। ओके जी धन्यवाद। जी अवंतिका जी, आपको हम अभी बताएंगे इस वेबिनार में ही आगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपका एफपीओ जुड़कर किस तरह किसान
जो कपास के हैं उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं अब पैनल की ओर आता हूँ और उसमें पहले महेश जी से ही मेरा सवाल है कि महेश जी, बठिंडा मंडी में कल जो है कॉटन नई बिल्कुल आई मार्केट में और उसके सौदे हुए हैं, जबकि सितंबर के लास्ट में ज्यादातर पंजाब एरिया में कॉटन की आवक मंडियों में होती है, लेकिन इस बार कल 30 अगस्त को पहली आवक हुई थी। किस तरह का देखते हैं कि इस बार फसल शुरुआत कैसे पहले हुई है? क्या बात है कि शुरुआत पहले हुई है इस बार? ऐसे साहब कि इस बारी जैसे बारिश कम पड़ी तो थोड़ा तिस का फूल आ जाता है, पहले खिल जाता है। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि फार्मर इस बारी क्योंकि भाव इतने ऊंचे हैं कि वो जैसे ही चुग रहा है उसको वो जल्दी लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बारी शुरू शुरू में अराइवल्स ज्यादा ही रहने वाली हैं। फार्मर इतने ऊंचे भाव का माल होल्ड करने में विश्वास नहीं रखता, और मॉइस्चर भी अच्छा है तो उसके फार्मर को इस भाव का नरमे में बेचने में फायदा है, इसलिए अराइवल की पिछले साल से ज्यादा रहेगी और जल्दी रहेगी। जी, आपसे मैं से एक अलग सवाल हो रहा है कि हम अगर कॉटन J34 फ्यूचर्स की बात करें तो हाँ। यह वायदा, क्योंकि देखिए कॉटन J34 उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पैदा होती है और मुख्य वहीं की है ये वैरायटी। तो ये किसान है, कारोबारी है, जीनर्स हैं, स्पिनर्स हैं, यानी जितने भी पार्टिसिपेंट से कॉटन से जुड़े हुए हैं, उसके लिए ये कैसे एक बेहतर प्रोडक्ट साबित हुआ है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। देखो जी, बेहतर तो प्रोडक्ट अभी साबित होगा, बट ये इसका प्रयास बहुत दिनों से चल रहा है, और हम बीएससी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करा। हो सकता है थोड़ी शुरू में इसमें मुश्किलें आए, बट इसका खास बात क्या है कि अगर आइस की बात करो तो 1 इंच का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब जो उसका डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत मतलब शॉर्ट स्टेपल का ही है। और J34 एक ऐसी कॉटन है जो बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड कॉटन है। होमोजेनिटी उसमें ज्यादा है, एक जैसी लेंथ आती है, कलर ग्रेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो आने वाले टाइम में ये सबसे मेन इंडिकेटर हो जाएगा प्राइस ट्रेंड का। जी, अरुण जी, आपसे भी सवाल है कि बीएससी में जो कॉटन J34 वायदा चल रहा है, उसको आप कॉटन सेक्टर के लिए किस तरह लाभदायी मानते हैं? देखिए, बीएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हुआ है तो इसमें अभी वक्त ही बताएगा कि भाई इसका कैसे परफॉर्मेंस रहेगा, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और वहाँ के नॉर्थ के जितने भी जिनर्स हैं, जितने भी जो व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भी उन्होंने मिलों को माल देने के बजाय या पीछे अगर व्यापारी को माल देने के बजाय एक्सचेंज के अंदर माल दे सकते हैं। उनको कोई पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वालिटी क्लेम्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आपने माल दे दिया उसका क्यूसी होने के बाद में आपको जितना पैसा बनता है और जितनी आपकी क्वालिटी का जो पैरामीटर आता है उसके हिसाब से आपको पेमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है व्यापारियों के लिए, जिनरों के लिए। अभी यही देखने की बात है कि जैसे महेश जी ने कहा कि क्वालिटी बड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी आती है J34 के अंदर, कहीं पे भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल अगर ये लिक्विडिटी आ गई है कॉन्ट्रैक्ट में, तो नॉर्थ के जितने भी जो जिनर्स है भाई, जिनर भाई लोग हैं, जितने भी जो व्यापारी लोग हैं, और खासकर फार्मर्स ऑल्सो, कि उनको भी काफी बड़ा है इससे एक बेनिफिट मिलेगा। मिलों के लिए भी बेनिफिट काफी रहेगा कि मिलों को कॉन्ट्रैक्ट अपना कॉटन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे अगर स्टॉक बिल्टअप होना चालू हो गया एक्सचेंज के अंदर, तो मिलों को जब भी माल चाहिए वो ले सकते हैं एक्सचेंज से। जी, धन्यवाद सर। रणजीत जी, देखिए अरुण जी ने और महेश जी ने एक कॉटन J34 वायदा की उपयोगिता पे बात कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो अभी तक किस तरह पार्टिसिपेंट जुड़े हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर, जैसे जो बता रहे थे कि अभी अरुण सर ने भी बताया कि शुरुआत अभी हुई है। तो शुरुआत अभी जब माल लगेगा, जैसे अभी माल स्टार्ट हुआ है, जैसे आपने आज बताया कि बठिंडा में पहला माल आया है,
आई थिंक 15 सितंबर के बाद जो मैं अभी बीच में मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बठिंडा भी गया था वेयर हाउस और लैब को लेके। जैसे हमने टाइप है सीआई के साथ, तो सीआई के लैब जो बठिंडा में उसको एम्पैनल किया है हमने टेस्टिंग के लिए। तो इट्स टू अर्ली, मैं बोल सकता हूँ कि अभी थोड़ी शुरुआत होने दीजिए। 15 सितंबर के बाद थोड़ी पिक्चर क्लैरिटी आ जाएगी और धीरे धीरे, जैसे अरुण जी ने भी बोला है कि अगर माल यहाँ पे लगेगा, कि अगर टेक्सटाइल वालों को माल उठाना है, टेक्सटाइल वाले के लिए क्या गारंटी होनी चाहिए कि मेरे को माल जो उठा रहा हूँ उसकी माल की गारंटी मेरे को होनी चाहिए, मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूँ। तो प्राइस फिक्स होने के बाद क्वालिटी की गारंटी, एक्सचेंज उठा रहा है और ग्रेड आपको सभी जो चाहिए आपको ग्रेड के हिसाब से, अगर माल के बाद अपनी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। माल जैसे जैसे अराइवल स्टार्ट होंगे मंडियों में, तो जितना माल एक्सचेंज में आएगा तो इट शो द अट्रैक्शन की हाउ वी कैन गेट द पीपल यहाँ पे लगाए माल, उसके लिए हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, उस पे आगे आगे सोचते जाएंगे, स्ट्रेटेजी ऐसी बैठाएंगे। जी चलो जी, इसमें मैं एक और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं। जी सर, जी सर। बीएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये J34 का, ये एक बड़ा अद्भुत कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ वेरी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर द कॉटन इज ओनली फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया, जैसे नॉर्थ के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और जो शंकर सिक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स के अंदर, वो कॉटन आप कहीं से भी दे सकते हो। आप पंजाब से भी दे सकते हो, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, कहीं से भी दे सकते हो। तो वहां पे हर स्टेट के अंदर क्वालिटी के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। और जहां तक मिलों का सवाल है, उनको मालूम नहीं है कि उनको माल कहाँ का मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ के अगर नॉर्थ की मिल वाले अगर एक्सचेंज में माल लेते हैं तो उनको पता है कि हमारे को माल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ही मिलेगा और साउथ से उधर से नहीं मिलेगा। तो सब लोग अपने कैलकुलेशन फ्रेट का और वो सबका करके चलते हैं। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वेरी इट हैज गॉट लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना वॉल्यूम होता है, बट आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई शुड नॉट सक्सीड। जी धन्यवाद अरुण जी। और एक सवाल आपसे और महेश जी से बिल्कुल कॉमन सवाल है कि 30 सितंबर को जो समाप्त हो रहा है चालू मार्केटिंग ईयर, उसमें कॉटन का एंडिंग स्टॉक कितना रह सकता है? क्योंकि सीसीआई के चेयरमैन पीके अग्रवाल जी ने अपने एक बयान में कही थी बात कि भारत का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 65 से 70 लाख गांठ रह सकता है। आपका अरुण जी पहले क्या अनुमान है, फिर महेश जी आप अपना अनुमान बताएं। देखिए, सीसीआई के जो सीएमडी अग्रवाल जी साहब थे, उनका जो स्टेटमेंट आया उससे काफी लोगों को भी विश्वास होना चालू हो गया कि सीआई का जो नंबर्स थे वो कोई गलत नहीं है। सीआई के अंदर हमारी जो हर महीने क्रॉप कमेटी मीटिंग होती है, उसके अंदर एस्टिमेट, हमारा लास्ट कमेटी मीटिंग में एस्टिमेट हुआ था कि 31 सितंबर को क्लोजिंग स्टॉक 82 लाख बेल्स होने की संभावना है। आज की परिस्थिति को देखते हुए और जो हिसाब से अराइवल आने वाली है सितंबर महीने में भी, मेरे हिसाब से सितंबर में हाईएस्ट अराइवल आएगी इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। जितनी अराइवल सितंबर में आएगी वो कभी आई नहीं होगी। 80 लाख गार्ड, 80-82 लाख गार्ड का आंकड़ा कोई ताजुब बात नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में। जैसे सब मिलों का सबका मिला के बता रहा हूँ, और मिलों के पास भी काफी माल पड़ा है। 80 से 82 लाख का आंकड़ा होने की संभावना पूरी है 31 सितंबर ईयर एंडिंग में। जी महेश जी, आपका क्या अनुमान है सर? तब मैं थोड़ा सा पिछले साल की बैलेंस शीट पे थोड़ा लाइट डालना चाहूंगा। पिछले साल हमने ओपनिंग जो स्टॉक था करीबन 1.25 करोड़ गांठ का था और 3 करोड़ 55 लाख गांठ की है, 3.5 करोड़ गांठ की अराइवल लोग बता रहे हैं। इसमें 10 लाख गांठ का इंपोर्ट हुआ है, तो करीबन 4 करोड़ 90 लाख गांठ की सप्लाई है, जिसमें 70 से 75 लाख गांठ का एक्सपोर्ट हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो गांठ बचती है वो 4.20 या 4.15 बचती है। मेरा ये मानना है जो हमारी कंजम्पशन है वो मतलब 3.30 से 3.50 के बीच में वेरी करेगी। तो जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी एनीवेयर बिटवीन 60 to 65 लाख बेल्स। तो जो हमारा आइडिया है वो 60 to 65 लाख बेल्स का आइडिया है। जी जी। जो जहां तक सितंबर का सवाल है, तो नॉर्मल कोर्स में 1.5 लाख गांठ आती है। मैं समझता हूँ इस साल 3 लाख गांठ आ जाएगी। जी अच्छा महेश जी, यहाँ एक सवाल और आता है कि 30 सितंबर से हम बात करें 2 महीने यानी नवंबर लास्ट तक की,
तो क्या भारतीय मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है कॉटन का कि इन 2 महीने यानी नवंबर लास्ट तक वो चल सके? सर मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है, मतलब मोस्ट ऑफ द मिल्स आर कैरिंग स्टॉक एनीवेयर बिटवीन 45 to 50 days। और उसके अलावा सीसीआई के पास 8 लाख गांठ अनसोल्ड स्टॉक है और 16 लाख गांठ भी अनलिफ्ट स्टॉक है। और जो मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए 30 नवंबर तक कि भाई मिलों को माल की दिक्कत आएगी। जी अरुण जी, आपसे सवाल है कि समूचे देश में कपास फसल की रिपोर्ट को देखें तो फसल की कंडीशन काफी अच्छी है। आप कितनी फसल आने की उम्मीद करते हैं? और एक बात और यहाँ मैं जोड़ूं कि अभी कुछ जो कॉटन के एरिया उनमें बारिश हो रही है लगातार और हुई भी है अभी पिछले वीक में भी, उससे क्या फसल पर असर आपको पड़ता दिखाई दे रहा है अरुण जी? देखिए, जहां तक नई क्रॉप की फसल का सवाल है, हर स्टेट के अंदर से काफी एनकरेजिंग न्यूज आ रही है। सब जगह फसल की कंडीशन स्टैंडिंग क्रॉप बहुत बढ़िया है। पंजाब, महाराष्ट्र में देख लीजिए, मराठवाड़ा में, खानदेश में, विदर्भ साइड में, गुजरात में देख लीजिए, गुजरात के भी आज हमारे ऑफिस से पिक्चर्स आए हैं। बहुत ही बढ़िया क्रॉप है। नॉर्थ के अंदर भी बहुत बढ़िया क्रॉप है। देयर आर सम पॉकेट्स, कोई पॉकेट्स है जहां से थोड़ी कंसर्न है, जैसे राजस्थान के अंदर थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा सम पॉकेट्स इन गुजरात देयर इज कंसर्न। बट मेरा ये मानना है कि इस साल आपका क्रॉप की कंडीशन, अपना वेदर की कंडीशन बहुत बढ़िया रही है। हर स्टेट के अंदर जैसा वेदर चाहिए था वैसा मिला है। अभी भी बरसात, गुजरात के अंदर बारिश की जरूरत थी और बारिश हो रही है अभी लास्ट कल रात से। तो इस साल की ईल्ड, अगर आपकी एकरेज कमती है तो उससे ज्यादा आपकी भरपाई ईल्ड कर देगी। बिकॉज इस साल की ईल्ड मेरे हिसाब से कम लास्ट ईयर से 8 से 10% ज्यादा आने की संभावना है। अभी इनिशियली जो भी माल आया है नॉर्थ के अंदर भी, हरियाणा साइड में भी, और जो माल दिख रहा है फील्ड में, जो क्रॉप की कंडीशन, प्लांट्स की कंडीशन दिख रही है, उसे ऐसा मानना है, लगता है कि क्रॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी होने की संभावना है। अभी कितनी क्रॉप होगी और क्या होगी वो इट इज टू अर्ली टू इवन से, क्योंकि अभी तक अपना 20-21 की क्रॉप का ही फाइनल आंकड़ा नहीं आया, तो 21-22 का क्रॉप का आंकड़ा करना तो बड़ी जरा वाजबी बात नहीं होगी। बट लास्ट ईयर से कमती होने की संभावना तो आज की तारीख को तो नहीं दिखती। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई इस साल आपका क्रॉप लास्ट ईयर से कमती तो होनी नहीं है। क्वालिटी विल बी मच बेटर देन लास्ट ईयर विदाउट एनी क्वेश्चन। बिकॉज लास्ट ईयर यही टाइम में अगर आप नोट में देखोगे तो काफी पीला माल आ रहा था, क्वालिटी में अभी इस साल पीला नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि क्वालिटी अच्छी रहेगी, यील्ड अच्छा रहेगा, आउटपुट अच्छा रहेगा, आउटटर्न अच्छा रहेगा। अभी क्रॉप कितना होना है वो तो महीना 2 महीने के बाद ही पता चलेगा, अक्टूबर नवंबर में, जब आपकी फसल सब जगह खड़ी हो जाएगी और अरेबल आना चालू होगा, कितना आउटटर्न आता है। सो ये मेरा मानना है। ये अरुण जी, अगर हम देखें जो गवर्नमेंट के डेटा है उसके अनुसार करीबन 118 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई हुई है और लास्ट ईयर में ये इस समय में करीबन 127-28 लाख हेक्टेयर बुआई हुई थी। लेकिन आपने कहा कि यील्ड में इतना सुधार होगा, तो क्या इससे जो कम बुआई है वो भरपाई हो पाएगी कि एरिया चाहे घटा हो लेकिन हम कॉटन के उत्पादन में नियर अबाउट करंट ईयर के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी 356-360 लाख बेल्स के आसपास? मेरा मानना है कि इस साल लास्ट ईयर से क्रॉप कमती होने की संभावना नहीं है आज की तारीख में। बट अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज टू अर्ली टू मेक एनी कमिटमेंट और मेक एनी असेसमेंट ऑफ क्या क्रॉप होने वाला है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर नवंबर वुड बी द राइट पीरियड टू मेक एन असेसमेंट कि भी क्या क्रॉप होने की संभावना है। बट लास्ट ईयर से कमती होने की तो आज की जो परिस्थिति है क्रॉप की उसमें दिख नहीं रही। जी महेश जी, आपसे सवाल है कि देखिए यूएसडीए ने अपने पहले अनुमान में 371 लाख गांठ का उत्पादन अनुमान जताया था। उस समय हमारे यहाँ बारिश की भी स्थिति खराब थी, मानसून बहुत कमजोर पड़ गया था। लेकिन अब पिछले 4-5 दिन की हम बात करें, जैसे अरुण जी ने भी अभी कहा कि गुजरात में जो बेल्ट है कपास की, वहां बारिश हो रही है और भी जगह से बारिश के समाचार आ रहे हैं।
ट्रेड एस्टीमेट में काफी व्यापारियों ने अभी से अनुमान देना शुरू कर दिया कि ये अनुमान 400 लाख गांठ के भी आसपास हो सकता है। यूएसडी ने 371 लाख गांठ बताया। आपका कोई अनुमान है इस बारे में अभी, या अभी कुछ कहना जल्दबाजी है? कमल जी, अभी कुछ भी इस पे व्याख्या करना डिमांड प्रोडक्शन पे अभी जल्दबाजी होगी। हमें एक बारी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बारिश कितने दिन चलती है, कैसा इसका रुख रहता है। भाई, लोगों का आमना है कि पिछले साल जितनी फसल तो होनी है, ये बारिश से पहले की बात है। बारिश के बाद का क्या इफेक्ट आता है, तो सही व्याख्या करने के लिए हमें एटलीस्ट 30 सितंबर तक वेट करना चाहिए। क्रॉप का कितनी क्रॉप आएगी, क्या आएगी, एस्टिमेट करने के लिए भी। जी, पर लेकिन उत्तर भारत में, नॉर्थ में कोई अनुमान है कि एक मोटे तौर पर कि कितनी पैदावार वहां आ सकती है? नॉर्थ में पिछले साल करीबन 62 लाख गांठ हुई थी, जो इस बारी हम अभी कुछ दिन पहले हम 57 लाख बेल्स का 57 लाख बेल्स का कर रहे थे, क्योंकि 8-10% हमारा एरिया कम हो गया था। बट हो सकता है बारिश से कुछ मेकअप हो जाए, तो 60 लाख के आसपास आपको समझना चाहिए। नॉर्थ में 60 लाख गांठ के आसपास हो जाएगी। जी जी। अच्छा महेश जी, यहाँ पर एक सवाल है कि पिछले साल जो अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीनों में लगभग 200 लाख गांठ कॉटन की आवक हुई थी। मेरा सवाल यह है कि इस कॉटन को किसने खरीदा होगा उस समय, और इस बार कितनी आवक एक हो सकती है, उतनी आवक रहेगी या क्या होगा? देखो, पिछले साल तो जो ये 2 करोड़ गांठ आई है, इसमें 1.5 करोड़ गांठ तो सरकारी एजेंसियों ने ही खरीदी है, और 50 लाख प्राइवेट ट्रेडर्स ने खरीदी है या जिनर्स ने खरीदी है। बट और जो आने वाला साल है, मतलब जो ये पीरियड है फ्रॉम अक्टूबर टू, जो ये 5-6 महीने का पीरियड है, इसमें 2 से 2.25 करोड़ गांठ आती है। पर मेरे को लग रहा है इस बारी मोस्ट ऑफ द कॉटन प्राइवेट जिनर्स के हाथ में रहेगी, और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इन फॉर प्रोक्योरमेंट बहुत कम होगा, जी जी, ना के बराबर हो। जी अरुण जी, अगर देखिए इंडस्ट्री की एक डिमांड है कि कॉटन के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगी है उसे हटा देना चाहिए, ये मांग आई है। लेकिन आपको लगता है कि हम इतनी कॉटन पैदा करते हैं, उसके बावजूद इस पर ड्यूटी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? देखिए, जहां तक ड्यूटी का सवाल है, ये एक मसला, पॉलिटिकल मसला है, एंड इट इज रिलेटेड टू फार्मर्स। सो मेरे को नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई भी टिप्पणी करना ठीक रहेगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उसके ऊपर अपने को कायम रहना पड़ेगा। बट ड्यूटी लगाई है, इसके कारण गवर्नमेंट ने काफी बेनिफिट्स अनाउंस भी किए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, और बाय वे ऑफ रोडटैप और बाय वे ऑफ रोस्टेल, और अभी रिसेंटली पीएलओ भी अनाउंस किया है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स। सो मेरे को नहीं लगता है कि कोई ड्यूटी घटने की संभावना है इन द नियर फ्यूचर, और अभी भी एजिटेशन सब जगह चल ही रहा है, तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे फार्मर्स और एग्रीवेट होंगे। मिलों को ड्यूटीज के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी कि भाई ये फैक्टर आपको लेना पड़ेगा कि ये ड्यूटी आपको रहेगी, अभी ड्यूटी निकलने की संभावना नहीं है। और जिनको एक्सपोर्ट करना है, जिनको माल इंपोर्ट करना है, वो एडवांस लाइसेंस में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि भी आप इंपोर्ट नहीं होएगी। बट मेरे हिसाब से इंडिया में इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं इस साल, और क्वालिटी जो स्पेशल कॉटन की जरूरत पड़ती है, जैसे ईएलएस कॉटन है या कंटेमिनेशन फ्री कॉटन है, अगर पड़ता खाती है तो मिल वाले इंपोर्ट करेंगे, उसको एडवांस लाइसेंस में नहीं खाती है तो नहीं करेंगे। बट जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर हो, तो मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हिंदुस्तान की रुई से काम चलाना पड़ेगा, विदेशी रुई में मोड़ कमती से कमती करना पड़ेगा। तो इससे क्या आपको लगता है कि जैसे नेक्स्ट जो सीजन होगा कॉटन का, उसमें इंपोर्ट यानी काफी बुरी तरह घट सकता है? सर, इंपोर्ट कितना होता कितना है जी? 10 लाख 12 लाख इंपोर्ट होती है, तो इतना बड़ा हुआ क्यों हो रहा है इंपोर्ट का? इंपोर्ट इज नॉट वेरी लार्ज, और आज हिंदुस्तान के अंदर भी क्रॉप को इतनी कमजोर नहीं है कि उसके लिए आपको इंपोर्ट देखना पड़ता है। ठीक है, जो मिलों को जो रिक्वायरमेंट है ईएलएस की, पीमा की और इजिप्शियन कॉटन,
वो आपकी इंपोर्ट होती रहेगी, 2-3 लाख गांठ, 3 लाख 4 लाख गांठ होती रहेगी, एडवांस लाइसेंस में आ जाएगा, जैसे भी मिल वाले को सहूलियत होती है वैसे इंपोर्ट करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई इंपोर्ट की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं हिंदुस्तान के अंदर की भी मिलों को इंपोर्ट के बगैर काम नहीं चलता है। 10 लाख वेल्स 12 लाख वेल्स इज नथिंग। मतलब आज आपकी 3.5-4 करोड़ की क्रॉप के अंदर 10 लाख का क्या मान्य रखता है जी। हाँ, अगर आपके 50-60 लाख गांठ का इंपोर्ट होता तो समझ में आता है कि 10-15%, 20% इंपोर्ट हो रहा है, बट 2%, 3% इंपोर्ट के अंदर कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है जी। अब लगे हाथ अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लें तो किस देश को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नेक्स्ट ईयर कर पाएंगे? बांग्लादेश होगा या वियतनाम, चीन, किन पर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है और कितना एक्सपोर्ट आप मानते हैं मोटे तौर पर कि हो पाएगा? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट होता था 3-4 कंट्री में ज्यादा होता था। एक तो आपका चाइना में होता था, नंबर 1 चाइना। हिस्टोरिकली चाइना इसकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है, 50 से 60 लाख गांठ हिस्टोरिकली। अभी तो मतलब 15-20 लाख गांठ से ज्यादा नहीं हो रही है। बांग्लादेश इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायर इंडिया, हिंदुस्तान से 20-25 लाख गांठ एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद में पाकिस्तान काफी माल जाता था, पाकिस्तान में भी 2-3 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो वो संभावना लगती नहीं है कि इस साल भी कोई परमिशन आएगी। तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट बैन किया, इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन नहीं किया पाकिस्तान के लिए। और पीछे बाकी के आपके वियतनाम है, इंडोनेशिया है। तो इन लोग का भी अभी क्या रुख रहता है, क्या आगे कैसे, क्योंकि इन लोग इंडियन कॉटन जब तक एक पर्टिकुलर प्राइस में मिलती है दे आर बायर, क्योंकि इन लोग डिस्काउंट काफी कर दिए इंडियन कॉटन को। और मेरे को नहीं लगता है कि इंडियन कॉटन में इतना डिस्काउंट में माल बेचना चाहिए। आज अपने 3.1% बेनिफिट दिए गवर्नमेंट ने, लाइसेंस खोल के, 0.5% आपको सब्सिडी मिलती है, तो 3.6% है। इफेक्टिवली आपको 1.5 से 2.25% आपको छूटेगा। तो वो आपके घर में रखो, क्योंकि फ्रेट भी बहुत बढ़ गया है हिंदुस्तान से। फ्रेट इतना बढ़ गया है, जैसे चाइना का फ्रेट $40 होता था, $30 होता था, आज उसका $300 से $500 का फ्रेट। तो हर चीज में आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो मेरे को नहीं लगता है कि भी जैसे हमेशा हर साल एक्सपोर्ट होता था वैसे एक्सपोर्ट का चलता रहेगा। पर 40-50 लाख गांठ का एक्सपोर्ट शुड बी वेरी कंफर्टेबली डन, और उससे ज्यादा होने की संभावना मेरे को नहीं लगती आज के दिन। जी। मैं इसे देखे अरुण जी ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रेड पे बहुत साफ स्थिति बताई। आपसे इसी संदर्भ में एक सवाल है कि भारतीय कॉटन के जो ट्रेड को किन देशों से अब कंपटीशन करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट के साथ भारतीय कॉटन के जो घरेलू बाजार भाव हैं वे भी काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे में हमारी स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसी रह सकती है? मैं जी, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। जी, मैं जी आप अपना माइक वहां से प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू जी सर। सर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। इंडिया की कॉटन अभी भी लोएस्ट है और आगे भी लोएस्ट ही रहने वाली है। तो इंडियन स्पिनिंग मिल्स को कोई प्राइस के व्यू से कोई कंपटीशन देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी। अच्छा, मैं जी आपके यहाँ तो देखिए भटिंडा में कल से नई कॉटन का श्री गणेश हुआ है और अब कॉटन की वहां आवक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपने भी कहा कि मौसम थोड़ा गर्म था और इस तरह फसल जल्दी परिपक्व हुई है। तो सर, जिस तरह प्राइस स्थिति अभी है बाजार की, क्या आपको लगता है कि सीसीआई एंट्री करेगी या संभावना बनी कि किसी महीने में आगे जाके, और जब एमएसपी पर उसे कपास खरीदनी पड़ी, तो वो संभावना कब बन सकती है? कमल जी, इस वर्ष मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इस वर्ष एमएसपी आने के चांसेस बहुत कम हैं और मुझे नहीं लगता कि सीसीआई कुछ खरीद करेगी इस साल। और जो कॉटन के प्राइसेस हैं वो नए रेंज में चलेंगे। जी। अच्छा, मैं से अगर हम एक सवाल लें कि देखिए 350, 60, 70 लाख गांठ हमारे यहाँ कॉटन पैदा होती है, हम कॉटन का निर्यात करते हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश जो हमसे कॉटन खरीदते हैं उनके यहाँ जो कारखानों के साइज है कपड़ों के, जो तैयार कपड़े बिल्कुल सिले सिलाई वस्त्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, भारत को भी बेचते हैं। तो सर, किस तरह के हमारे यहाँ काम हो, किस लेवल पर काम हो कि देश में बड़े बड़े कपड़े के
कारखाने लग पाए जहाँ सिले सिलाई वस्त्र बिल्कुल हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकें, उसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? सर, वैसे तो सरकार ने अभी 2 स्कीम लॉन्च करी है। जैसे अभी अरुण जी ने बताया, ROSCTP और RODTP। उसके अलावा गवर्नमेंट अभी नई स्कीम ला रही है PLI लिंक, जिसमें वो काफी इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है। बट मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ा डेटरेंट है वो हमारा FTA एग्रीमेंट है। जो बांग्लादेश है उसको कई कंट्रीज में ड्यूटी नहीं लगती, और जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है वो चाइना है, और वो वियतनाम के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये दोनों चीज को compete करने के लिए एक बारी गवर्नमेंट को इसको और प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और हमारी सरकार को ये समझना पड़ेगा कि इससे कोई भी ऐसी और इंडस्ट्री नहीं है जिसमें इतना कम पैसा लगा के और हम रोजगार बांट सके। मतलब आज कोई अगर एक्सपोर्ट का यूनिट है, अगर वो 10 करोड़ रुपए लगाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो 10 करोड़ रुपए की सैलरी बांट देता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, यहाँ पर NCR में एक शाही एक्सपोर्ट करके कंपनी है जो 1.25 लाख आदमियों को रोजगार देती है। बट अभी सारे एक्सपोर्टर्स बहुत ही डिस्ट्रेस में है। दे हैव टू compete the COVID time also, and they need some very dynamic policy। लेट्स से उनको लेबर का एडवांटेज दिया जाए, इंटरेस्ट का एडवांटेज दिया जाए, कुछ ऑब्लिगेशंस का एडवांटेज दिया जाए। जैसे अगर मैं और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं, तो हरियाणा में क्या हुआ यहाँ कि उनको IT को बहुत प्रोत्साहित करना था, तो उन्होंने 10 साल के लिए इनकम टैक्स फ्री कर दिया IT इन्वेस्टमेंट को। तो ऐसा ही कुछ सकारात्मक अगर करे गवर्नमेंट, तो एक गारमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकती जी जी, आपने बहुत ही सही बात कही, क्योंकि कपास का ही फूल ऐसा फूल माना जाता है जो खिलता है तब भी सुंदर लगता है, और अपने जब वो समाप्त होता है फूल, तो वो हमारे मानव जाति के लिए वस्त्र के रूप में सामने आता है, और हम उसे धारण करके और बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जैसे कि वो खेत में भी सुंदर दिखाई देता है। तो महेश जी, यहाँ मैं एक बात इसी पर पूछना चाहूंगा कि भारतीय कॉटन की क्वालिटी में सुधार हो तो खेती में किस तरह के बड़े प्रयोग होने चाहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन लगे, और चाहे वो खेती का मामला हो, तरीका हो, या सीड क्वालिटी का मामला हो, किस तरह के अब क्रांतिकारी सुधार की जरूरत है हमें? अगर मैं कपास की खेती के लिए बात करूं, तो देखो हमारी यील्ड काफी कम है बाकी देशों से। उसके मुख्य कारण अगर बात करूं, तो जो अभी अभी एक सेमिनार भी हुआ गवर्नमेंट का टू असेस, टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने उसको कन्वीन करा टू असेस कि भाई इसकी प्रोडक्शन कैसी बढ़ाई जाए। तो एक तो हमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जो भी हमारे अभी यहाँ पर हाइब्रिड्स तैयार है, वो क्या नाम लार्ज स्पेसिंग के लिए तैयार है, और अगर हमें अपनी आउटपुट बढ़ानी है तो उसके लिए हाई डेंसिटी के लिए जाना पड़ेगा, और दूसरी हमें मैकेनिकल पिकिंग के लिए जाना पड़ेगा। मैकेनिकल पिकिंग से क्या फायदा है कि एक तो क्वालिटी तुरंत सुधर जाएगी और कंटेमिनेशन फ्री होगी। तो दोनों चीज के लिए जो सीड कंपनीज हैं उनका वैसे तो शोध चालू है, बट वही एक चीज, वो एक ऐसा मुझे मार्ग दिखता है जिससे हमारी कॉटन की, कपास की उत्पादकता बढ़ सकती है। जी, धन्यवाद महेश जी, आपने बहुत ही एक अच्छे सुझाव दिए, और अभी हम फंडामेंटल पे फिर से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच मैं रणजीत जी से एक बात पूछना चाहूंगा कॉटन J34 कॉन्ट्रैक्ट पर, कि यदि कोई BSc से इससे जुड़ना चाहे, इस वायदा से कोई पार्टिसिपेंट्स, तो कैसे वो जुड़ सकता है, क्या है उसकी प्रक्रिया पूरी? रणजीत जी।
सर सॉरी, कैन यू रिपीट सर? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा, हाँ ब्रेक हो सर, रही है। मेरा प्रश्न ये था कि यदि कोई पार्टिसिपेंट्स BSE J34 कॉटन वायदा में ट्रेड करना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, क्या करना होगा उसे जुड़ने के लिए? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर किसी को जुड़ना है, BSE पे ट्रेड करना है, मुझे डिलीवरी देनी या लेनी है। सर एक सिंपल प्रोसेस है कि जितने भी आपके किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो, जनरली आप आई थिंक बहुत सारे NCDEX में करते होंगे, MCX पे करते होंगे, या BSE NSE पे करते होंगे शेयर मार्केट में, उस मेंबर को आपको बोलना है कि मुझे कमोडिटी के लिए BSE में अकाउंट खुलवाना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो आपका वो प्रोसेस करेगा, कमोडिटी के लिए अकाउंट खोलेगा। तो अकाउंट खोलने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो उस ब्रोकर के थ्रू। और सर सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि किसी को अगर ट्रेडिंग टर्मिनल चाहिए, कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है बो करके, बोल्ड प्लेस ऑन वेब करके, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे किसी मेंबर को कि मुझे भाव देखना है, मेरे सामने क्या भाव चल रहा है, स्क्रीन पे क्या भाव चल रहा है। तो बस जैसे मैं अपना नंबर और ईमेल आईडी दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर की डाउनलोड करवा के दे दूंगा। आपका सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा मैप करने के लिए। वो सॉफ्टवेयर में आपको जिसको बोलते हैं व्यू टर्मिनल, जहाँ पे आप भाव देख सकते हो। अगर जब भी आपको सौदा करना है, आपके जिस ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुला होगा, उस ब्रोकर को कॉल कीजिए और बोले कि मुझे इस भाव पे लेना है या इस भाव पे बेचना है। और बाकी जो डिलीवरी का प्रोसेस होगा वो हम आपको गाइड करते जाएंगे, आपका मेंबर भी आपको गाइड करेगा कि कैसी डिलीवरी देनी पड़ेगी, उसका प्रोसेस क्या होता है, और अगर डिलीवरी लेनी है तो उसका भी क्या प्रोसेस होता है। एंड टू एंड जो भी आपको चाहिए हेल्प, हाँ, BSE की तरफ से हम हमारी टीम रहेगी, मैं, पिनाकिन, गुंजन और दीपक भट्ट रहेंगे। अगर मेंबर के एंड पे भी रहेंगे, आपके एंड पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो हम लोग हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। जी अच्छा रणजीत जी, देखिए FPO की बात जब आती है, क्योंकि भारत सरकार FPO को बहुत प्रमोट कर रही है, तो ऐसे में FPO अगर कॉटन J34 वायदा से जुड़ता है तो उसे BSE क्या क्या सहूलियत देता है? जैसे सर आपको, जैसे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, हमारा जो रेगुलेटर SEBI है वो भी बोल रहा है कि FPO का पार्टिसिपेशन बढ़े। सर उसने कई सारी बेनिफिट दे रखे हैं। जैसे बेनिफिट अगर मैं बताऊं कि मार्जिन का बेनिफिट दे रखा है, मार्जिन नहीं लगता है। किसी की मंडी टैक्स लग रहा है, मंडी टैक्स माफ करा देंगे, मतलब रीइंबर्समेंट कर देंगे अपन लोग। और मतलब आपको वेरो चार्ज लग रहा है, असाइन चार्ज लग रहा है, अगर जो भी छोटे मोटे जो अगर मतलब अपने माल रखा है वेयर हाउस में तो उसका जो चार्ज लग रहा है वो सब पे ऑफ कर सकते हैं। हमें कुछ एक लिमिट दी है, उस लिमिट के अंदर हम पैसा यूज करके उसको FPO के लिए बेनिफिट दे सकते हैं। ये सब अगर कोई इंटरेस्टेड है FPO तो हम साथ में बैठ के इसका बहुत डिटेल में बात करके हम इसको पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। जी जी रणजीत जी, यहाँ एक और सवाल आता है अंतिम कि जी J34 वायदा से किसी बाजार पार्टिसिपेंट्स को क्यों जुड़ना चाहिए और इसकी मुख्य खासियत क्या है कि जिसकी वजह से इस वायदा में वे जुड़े और BSE के मंच पर वे अपना कारोबार करें? देखिए सर, जनरली जब मिलर्स है वो तो माल लगाएंगे ही। जो मेन जो टेक्सटाइल वाले हैं जो माल उठाते हैं, एंड यूजर है जिसका जो कपड़ा बनाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट कभी महीने में, 2 महीने, 15 दिन, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। और रिक्वायरमेंट दूसरी होती है कि उनको माल, क्वालिटी का माल मिले, राइट। और दूसरा है कि मेरे को कम खर्चे में माल मिले, राइट। तो ये क्या हो सकता है कि अभी आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो आपको एक्सचेंज में अगर जब ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि इस क्वालिटी का माल मिलेगा मुझे, और आपको सामने खर्चा भी बढ़ जाएगा कि खर्चा के मैं उठाता हूँ अभी और मेरा उसमें इतना दिन पड़ा रहता है, तो इतने दिन का मेरे को खर्चा लग जाएगा। ये ब्रोकरेज जो ब्रोकर आपसे ट्रेड करोगे उतना खर्चा, तो आपको सामने सामने आपको खर्चा मालूम पड़ जाता है। ओनली आपको गए कि देखना कि मैं वहां से फैक्ट्री में लाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो मैं आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्वालिटी की गारंटी हम दे रहे हैं, माल की गारंटी हम दे रहे हैं, क्वालिटी का माल हम अपने यहाँ से आ रहा है। तो जो भी जितने भी टेक्सटाइल वाले कंपनीज हैं उनके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सचेंज के थ्रू रूट कीजिए, कि यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल रही है, क्वांटिटी मिल रही है, ग्रेड की गारंटी मिल रही है, कि आपने जो भाव पे फिक्स किया वो भाव आपको मिल रहा है। भले कल जाके भाव भी बढ़ जाए तो आपको, लेकिन जो भाव है आपने फिक्स किया वो भाव आपको मिलना ही मिलना है। जी धन्यवाद रणजीत जी। अब मैं अवंतिका जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपका FPO
किसानों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे चलाता है? अवंतिका जी। जी, अभी हम अविरत एग्रो के थ्रू डायरेक्टली फार्मर के साथ मीटिंग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं और हमारे यहाँ एक कॉटन का प्रोजेक्ट है जो BCI बेटर कॉटन इनिशिएटिव, वो भी अभी काम कर रहा है। तो उसके थ्रू हमारा जो टीम है 10-12 मेंबर है, तो वो भी BCI के थ्रू डायरेक्टली फार्मर को ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। जी कहिए आप अपनी बात अवंतिका जी। हाँ, तो वो हम BCI के थ्रू और वो जो हमारा अविरत एग्रो है तो उसके थ्रू हम डायरेक्टली फार्मर से मिलके उसके साथ वो ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो डायरेक्टली फार्मर के साथ मिलके ग्रुप डिस्कशन करके वैसे मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं अभी तो। जी धन्यवाद अवंतिका जी, आपने किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी आपका FPO जुड़ेगा और उम्मीद है कि उनकी जो सेवाएं हैं, जो सहूलियत है, उनका लाभ आप जरूर उठाएंगे। अब मैं महेश जी से वापस बातचीत करूंगा फंडामेंटल को लेकर के कि महेश जी, कॉटन की खेती की हम बात करें तो लागत बहुत तेजी से बढ़ी है। अब यह लागत घटे और किसान और ट्रेड यानी दोनों को फायदा हो, उस दिशा में किस तरह से प्रयास होने चाहिए एक व्यापक रूप में? महेश जी। जी सर कहिए। थैंक यू। एक तो मैं यहाँ BSc को भी एक बात कहना चाहूंगा, वैसे तो चैट बॉक्स में भी सुझाव है। देखो, नॉर्थ का फार्मर ही एक ऐसा फार्मर है जो बड़ा फार्मर है। यहाँ पर 100-100, 200-200 एकड़ के जमींदार हैं फैमिली वाइज, और सीधा की सीधा 100 गांठ 200 गांठ वो जिन करके PSC में डिलीवरी दे सकते हैं। तो एक तो ये नॉवल एफर्ट करना चाहिए, जैसे अरोड़ा साहब ने कहा है कि we should hold some seminars in Sirsa, Hanumangarh, Bathinda to rope in large farmers and educate them. जरूरत पड़े तो BSc ही अपना डेस्क खोले, उनको एक बारी अगर 1 या 2 फार्मर्स 20 फार्मर्स को एक एरिया में अगर वो एजुकेट कर देंगे तो ये ट्रेंड चालू हो जाएगा। फार्मर विल बिकम अ पार्टिसिपेटर इन द एक्सचेंज which is yet very less in other areas. This is one thing. Second thing, जैसे आपने कहा कि कपास की लागत कैसे कम हो, तो कपास के जो मेन एक्सपेंसेस हैं आज के दिन करीबन 20% से 25% पिकिंग कॉस्ट है। तो पिकिंग कॉस्ट तब कम हो सकती है जब हम मैकेनिकल पिकिंग पे जाएं। दूसरा, हमने कई जगह सुझाव दिया है कि जो ये कंटेमिनेशन है जो फर्टिलाइजर बैग से आता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर बैग में कलर कोडिंग कर दे तो उससे कंटेमिनेशन काफी कंट्रोल हो जाएगा प्लास्टिक का, और उससे भी कॉटन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली जो खरीदने वाला है उसकी रियलाइजेशन बढ़ जाएगी। और तीसरा प्रोडक्टिविटी है। अगर हम अपनी यील्ड बढ़ा लें, यील्ड बढ़ाने के तरीके हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट है, अर्ली सोइंग है, तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जैसे गवर्नमेंट बाकी क्रॉप्स में उनका प्रोत्साहन है कि जो क्रॉप्स कम पानी लेती हैं उनको प्रोत्साहन दें, तो ऐसे ही कपास को कोई स्पेशल इंसेंटिव दें तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसकी तरफ किसानों का और रुझान बढ़ेगा। यही कुछ चीजें हैं जिससे कपास का कॉस्टिंग भी कम होगी और उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी। जी धन्यवाद सर। अरुण जी, आपसे सवाल है कि जिनिंग स्पिनिंग फैक्ट्रियों को सरकार से और किस तरह मदद मिले कि तेजी से इनके साइज बड़े बने और दुनिया में सबसे आधुनिक हो? देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी बेनिफिट दे चुके हैं सब स्टेक होल्डर्स को। आपके स्पिनिंग से लेके
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए। मैं फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रोस्टेप है, रोस्टेल है, और अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया प्रोडक्शन PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो इससे मेरी मानना है कि ये PLI स्कीम के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर, पर्टिकुलरली गारमेंट्स है, मेटअप्स है, इसके अंदर काफी आने की संभावना है और इसका एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा होगा बिकॉज इसके अंदर बेनिफिट्स काफी है। जहां तक जिनिंग का सवाल है, जहां तक आपके स्पिनिंग का सवाल है, मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा कोई गवर्नमेंट से इंसेंटिव जिनिंग में मिलेगी, बिकॉज क्रॉप आपकी जितनी है 3.5 से 4.25 करोड़ के बीच में, जिनिंग कैपेसिटी हिंदुस्तान के अंदर उससे डबल है। तो आज अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अबोहर में ले लीजिए, पंजाब के अंदर तो कोई भी स्टेशन में चले जाइए, इतनी जिनिंग फैक्ट्रीज है और 3 महीना 4 महीने से ज्यादा का उनको कपास मिलता है और वो भी उनको एक शिफ्ट चलने का जितना कपास मिलता है। तो जिनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट आने की संभावना मुश्किल लग रही है, बट डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और 1-2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि PLI के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आते हैं। मेरे हिसाब से अपने अच्छा चल रहा है जी, अपना स्पिनिंग की भी कैपेसिटी अपनी अच्छी है, यहाँ भी वर्ल्ड में सब जगह अपना एक्सेप्टेड है और मेन चीज खाली डाउनस्ट्रीम है, वो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव दी है, तो उससे कितना बेनिफिट मिलता है वो टाइम ही वक्त बताएगा। आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी अरुण जी, जो कॉटन यार्न है उसको, इसके एक्सपोर्ट को लेकर के आपका क्या व्यू है? देखिए कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट है, जहां तक अभी जो बेनिफिट्स दिया 3.8% का बेनिफिट एक दिया है और आपका 1.9% आपका बेनिफिट दूसरा, तो 5.7% बेनिफिट है एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली फॉर कोर्स काउंट। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा इंसेंटिव है गवर्नमेंट का। सो आने वाले वक्त के अंदर वक्त में पता चलेगा कि भाई इसका कितना बेनिफिट उठा सकते हैं बायर लोग, मील वाले भी कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। बट जहां तक मेरा मानना है, एक्सपोर्ट्स 21-22 के अंदर और 22-23 के अंदर काफी अंतर होगा और यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना पूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कॉटन की क्रॉप भी अच्छी दिख रही है और क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है और ये बेनिफिट से एक्सपोर्ट पिकअप होने की संभावना पूरी है। जी धन्यवाद अरुण जी। और अब हम कुछ जो दर्शक हैं उनके सवाल लेंगे, लेकिन देखिए आज अधिकतर ने सवाल के बजाय सुझाव बताए और खासकर कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को J34 वायदा के बारे में फिजिकल में सिरसा, बठिंडा, अबोहर और जो बाकी के एरिया है राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, वहां सेमिनार आके करनी चाहिए और मिलना चाहिए। देखिए BSE ने जवाब भी दिया है, रणजीत सिंह जी ने चैट बॉक्स में, और वैसे भी BSE का ये कहना है कि वे जरूर ये करेंगे, लेकिन जब तक कोविड पर गवर्नमेंट की कोई स्पष्ट नीति नहीं आ जाती है कि इस तरह के आयोजन हो सके, वे निश्चित रूप से करेंगे। और क्योंकि ये सभी पार्टिसिपेंट्स का प्रोडक्ट है। लेकिन महेश जी, मैं आपसे एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगा अंतिम सवाल के रूप में कि कोविड की तीसरी लहर की आहट है और नहीं है, दोनों मत भारत में चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो भय जैसा है, मतलब अभी क्लियर नहीं है कि भारत में तीसरी वेव होगी, उसका कोई मानसिक असर पूरी कॉटन इंडस्ट्री पे आपको देखने को मिल रहा है या उसका कोई असर नहीं है? सर अभी तो कोविड के कारण आप समझो भाई सारे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स सब डिस्टर्ब हुए, तो उससे लोगों को सबको फायदा ही हुआ। और आने वाली थर्ड वेव के बारे में प्रेडिक्शन करना किसी के लिए भी इजी नहीं है, पर जितना पढ़ते हैं मतलब ये बीमारी को अभी जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि भाई सबको संभल के ही करना चाहिए काम, जो भी अगले साल का काम करें वो थोड़ा संभल के करें। और हम है भी ऊंचे वाले भाव में हैं, जो हमारा प्राइस बैंड है काफी हाई है। जी जी धन्यवाद महेश जी। अब मैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गणात्रा जी इस वेबिनार में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज की वेबिनार के
निष्कर्ष और सारांश को वे अपने शब्दों में कहे, क्योंकि उनकी कही हुई बात का वजन पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा माना जाता है। श्री अतुल जी। गुड इवनिंग महेश भाई, अरुण भाई, कमल जी और सभी को नमस्कार। देखिए, हमारे सब एक्सपर्ट है, जो अरुण भाई है, हम समझते हैं इंडस्ट्री में जो उनका व्यू होता है वो सब मानते हैं और वो 80% उनका व्यू सही बैठता है। और महेश भाई है, वो भी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने अभी काफी अच्छे रिप्लाई दिए, सब अच्छे। जो आपने जो सवाल पूछे उनका उन्होंने 99% आपको सही जवाब दिया। तो ये सारे हमारे कॉटन के एक्सपर्ट हैं और सबने बहुत अच्छा बोला। और जो बीएससी है वो हमें लगता है कि बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेगा। जैसे अरुण भाई ने बोला कि ये एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है बीएससी का, जो सिर्फ नॉर्थ की मिलों को, अगर उनको मालूम है कि हमारे को डिलीवरी चाहिए J34 का और उनको J34 की ही डिलीवरी मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात है। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। और मैंने लास्ट टाइम आपकी मीटिंग में इनको एक सुझाव दिया था बीएससी को कि आप जल्दी से जल्दी इसमें गोडाउन में डिलीवरी लगाइए, अच्छे माल की डिलीवरी लगाइए। आप जितना जल्दी डिलीवरी लगाएंगे और जितना ज्यादा डिलीवरी लगाएंगे उतना आपका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से सक्सेस होगा। और जैसे बीएससी ने बोला है कि हम जो उसको सबको फैसिलिटी फ्री में देंगे, अगर किसी को रेट देखना है मोबाइल पे तो बीएससी फ्री देगी। हमने एमसीएक्स को भी ये सुझाव दिया था कि आप फ्री में दीजिए, उन्होंने हमें सीआई को थोड़े दिन के लिए वो फैसिलिटी दी और फिर वो बोले हमारे को चार्ज दीजिए करके उन्होंने हमारी फैसिलिटी बंद कर दी। हमने उनके लिए 5 लाख रुपया खर्चा करके एक ऐप बनाया कि हमारे जितने भी कॉटन ट्रेड वाले हैं वो ऐप के थ्रू कॉटन का आउटन देख सकते हैं, कॉटन की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, कॉटन के एमसीएक्स बीएससी के रेट उनको लैपटॉप या किसी एजेंट के थ्रू जरूर नहीं है, वो ऐप खोलेंगे उनको रेट दिख जाएगा। तो मैं फिर से एमसीएक्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बीएससी बोल रही है कि हम आपको फ्री में देंगे, ऐसे आप भी दीजिए। तो क्या ट्रेड का ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कोई कंपटीशन है कि बीएससी और एमसीएक्स में कोई कंपटीशन है। दोनों के कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। एमसीएक्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो शंकर 6 का है, बीएससी का कॉन्ट्रैक्ट है वो J34 का है। तो बिजनेस में कंपटीशन लगी रहती है, मगर साथ साथ मिलके सब काम करेंगे तो सब इंडिया का अच्छा ही होने वाला है। जी कमल जी, बाकी तो क्रॉप का कंडीशन अच्छा है कमल जी। जो बहुत जरूरत थी हमारे महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वो सब जगह बारिश 2 दिन से अच्छा बारिश हो रहा है और आने वाला 1 वीक तक फोरकास्ट है कि अच्छा बारिश होगा। और जो मौसम विभाग का एक सबसे अच्छा समाचार आया है कि इस साल सितंबर एंड में मॉनसून विड्रॉ हो जाएगा। तो जो हमें डर रहता है कि अक्टूबर में बारिश आता है, क्रॉप को खराब करता है, वो भी इस साल अगर मॉनसून सितंबर एंड में विड्रॉ हो जाता है तो जो हमारा लॉस होता है फर्स्ट पिकिंग में बारिश गिरने से, वो भी इस साल लगता है कि वो लॉस से हम बच सकेंगे। और अगर बड़ा क्रॉप हुआ तो पूरी इंडस्ट्री के लिए विन विन सिचुएशन रहता है। जीनर्स है, ब्रोकर्स है, स्पिनिंग मिल है, सबको बहुत फायदा होता है बड़ा क्रॉप होता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा क्रॉप होवे और इंडिया में सबको काम मिले और सबको अच्छा होवे। जी कमल जी। जी धन्यवाद अतुल जी, आपने बिल्कुल सारांश में बहुत अच्छी बात कही है कि हमें देश की प्रगति पर जोर देना चाहिए। देश है तो हम हैं जी। और अब हम इस वेबिनार का समापन करते हैं। और कमल जी एक सेकंड में एक ऐड करना चाहता हूँ। जी कहिए सर, कहिए। आपने जो कहा कि नॉर्थ वाले सब बोलते हैं कि एक सेमिनार रखिए हमारे लिए, सबको समझाइए क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए ये सब चीज किताबी जो बातें होती है कि किताब टेक्स्ट बुक में अपने पढ़ते रहते हैं पर अपने वो समझ में नहीं आता है। इसके अंदर सबसे बढ़िया काम ये रहेगा कि जिन लोगों को, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, आपके ये रावलसर है या जो भी एक स्टेशन है, जिन लोग मिलकर 100 गार्ड 200 गार्ड एक्सचेंज में डाल दीजिए। आज अगर 100 गार्ड 200 गार्ड डालेंगे उसमें कोई आसमानी सुल्तानी तो होने जाएगा, कोई ज्यादा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होएगा आपको खर्चा लगेगा ले जाने का मेरा उसमें।
वो माल जाइए, उसका देखिए क्या उसका रिजल्ट आता है। बिकॉज अपने बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे करूं नहीं करूं, इसमें ये क्या होता है, वो माइक्रोनेट ज्यादा होएगा, ग्रेड कंपनी होगी, कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रूफ है कि भी अपन पर्सनली एक्सपीरियंस करिए, माल वेयर हाउस में डालिए और देखिए उसका क्या नतीजा आता है। और एक बार आपका नतीजा हो गया, आपको अच्छा मिल गया, तो एक आपका एक दूसरा एक एवेन्यू खुल जाएगा, एक आपके लिए एक नया एक बायर मिल जाएगा आपको, और जनरल लोगों के लिए फायदा ही फायदा है इसके अंदर, और फार्मर लोगों के लिए भी फायदा ही फायदा है। बिकॉज फार्मर अगर बाजार ऊपर रहा एक्सचेंज करते हैं तो फार्मर भी दे कैन आस्क फॉर द बेटर क्वालिटी, उन लोग भी कॉटन दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो है कि वेबिनार तो ठीक है चलता रहेगा, आपका सब कुछ सुनते हैं नहीं सुनते हैं, बट प्रूफ इसकी भी अपने बना के डालिए अंदर, पीछे देखिए क्या होता है। जी अरुण जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि सीधे जीनर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपनी बेल्स जो है वो जमा करनी चाहिए और ट्रेड का देखना चाहिए कि किस तरह ट्रेड होता है, क्या उसके नतीजे आते हैं, बेहतर नतीजे हैं, किस तरह के उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत है, कोई संशोधन की जरूरत है, वो कदम तो बाद में भी उठाए जा सकते हैं। और आपने जो ये बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वहां नई कपास की आवक तेजी से बढ़ेगी नॉर्थ इंडिया में, तो आपकी बात पर जरूर जीनर्स गौर करेंगे। और रणजीत जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि देखिए अरुण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अतुल जी ने भी बहुत अच्छी इसमें बात कही इस वायदा को लेकर के, महेश जी ने भी बात कही है कि इसमें एक अच्छा मिलकर के प्रयास होना चाहिए। और उम्मीद है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आप सभी व्यक्ति इस पर एक गंभीरता से विचार करके इस कदम पर इम्प्लीमेशन करेंगे। रणजीत जी, आप इस पर कुछ कहना चाहें तो जरूर आपका स्वागत है। शायद नेट कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है इस समय। चलिए हम वेबिनार का समापन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन सुझावों पर अमल करेगा। और हम जो है अब इसका समापन करते हैं। और यहाँ पर मैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री महेश सारदा जी, डीडी कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के श्री अरुण शेखसरिया जी, और डिप्टी जनरल मैनेजर बीएसई श्री रणजीत सिंह जी, और अविरत एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से अवंतिका तंती जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और कॉटन पर चर्चा को रखा। शुभ संध्या। आपका जो आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो और स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। और धन्यवाद, नमस्कार।